हाँ जी नमस्कार, कैसे हो? हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट शत्रुघ्न और आपका स्वागत है इस बेहतरीन चैनल पे। ना आई फीलिंग बेटर सो आई ट्राई टू रिकॉर्ड दिस लेक्चर फॉर यू। ठीक, कोशिश यही है कि आपका तैयारी ना छूटे और आपको सारे क्वेश्चंस आपको मिले जो आगामी एग्जाम में आ सकते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो लेवल आजकल आप देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और देखते हैं क्या है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आपको बताना है मौलिक अधिकारों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में भेदभाव के रूप में अस्पृश्यता के विरुद्ध संरक्षण शामिल है। देखिए, अगर मैं अनटचेबिलिटी की बात करूं तो अनुच्छेद आप 17 में देखते हो, किसमें देखते हो? 17 में देखते हो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार देखते हो अनुच्छेद 23 और 24 में देखते हो। राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक देखते हैं आप। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप देखोगे अनुच्छेद 32 है। और बी आर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। ठीक है। और राइट टू इक्वालिटी आप 14 से लेके 18 तक पढ़ते हो। तो जाहिर सी बात है, जो समता का अधिकार है, जिसने क्या कहा, जो सर समता का अधिकार है, उसी के अंदर राइट टू अनटचेबिलिटी आएगा। तो ऑप्शन क्या लगाना था? ऑप्शन डी इसका सबसे सही उत्तर होता। आइए अगले प्रश्न पे आइए। इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजर्ड बाय। तो आप देखोगे अनुच्छेद आप 50 पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? आर्टिकल 50 पढ़ते हो भारतीय संविधान का। आर्टिकल 50 किसे, तो आपके जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करता है। कहता है कि भी न्यायपालिका का व्यक्ति आपके कार्यपालिका में नहीं होना चाहिए और कार्यपालिका के व्यक्ति आपका न्यायपालिका में नहीं होना चाहिए। ये किसमें कहता है? अनुच्छेद 50 में ये आपका कहा गया है। अगर मैं बात करूं किसकी, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे आप देखोगे, ठीक है, संविधान की कुंजी भी कही गई है, कहीं पे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बंटवारे की बात की गई है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आप देखोगे अनुच्छेद 51 सॉरी 36 से लेके 51 तक है। तो जाहिर सी बात है इसी के बीच में आर्टिकल 50 आता है और आर्टिकल 50 में 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग करने की बात की गई है। वहीं पे अनुच्छेद 51 भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखोगे अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया आती है, जहां पे आप देखोगे भारत की विदेश नीति क्या है? हम अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देंगे। किसे? वी प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो अब भारत की स्टांस देखते हो, चाहे फिलिस्तीन इसराइल का युद्ध हो, चाहे आपका रशिया यूक्रेन का हो, हमने हमेशा शांति का पक्ष लिया है। तो जाहिर सी बात है जिसने भी कहा ऑप्शन बी वो बिल्कुल आपके सही है। शेड्यूल 7 में आप देखोगे केंद्र में राज्य के बीच में शक्तियों के बंटवारे की बात की है, तो 7 हो नहीं सकता। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस से कोई पारंपरिक अभ्यास तो है नहीं, तो जिसने भी कहा ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, other than the fundamental rights, which of the following part of the Constitution of India reflects the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights 1948? तो मौलिक अधिकारों के अलावा भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों व प्रावधानों को दर्शाता है? कौन सा आपका प्रियम्बल? प्रस्तावना में आप देखोगे हम भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, जहां पे लोगों के बीच प्रभु, आप देखोगे राइट टू स्पीच, बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी हो, फिर सबको सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करता है। तो जाहिर सी बात है वहां पे मौलिक अधिकार एक तरह से बताए गए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी आप देखोगे ये भी राज्य को निर्देशित करता है कि समाज कल्याण में काम करे। और फंडामेंटल ड्यूटीज में लोगों को कर्तव्य दिए गए हैं कि उनके देश के प्रति क्या दायित्व बनता है। तो जाहिर सी बात है जिसने कहा कि एक दो तीनों कथन आपके सही हैं, वो बिल्कुल आपके सही थे। अगले क्वेश्चन पर आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even she is not the member of the legislature of the state. अगर कोई व्यक्ति वोट देने का अधिकारी, यानी वो भारत का नागरिक है, तभी उसे वोट देने का अधिकार मिला है। अगर वो 25 साल की आयु पूरी कर चुका है तो उस कंडीशन में आप देखोगे, अगर नहीं भी पूरी की है तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 75 में आप यूनियन के लिए पढ़ते हो।
और आर्टिकल 164 में राज्य में पढ़ते हो कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है एक शर्त पे, उसे 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो अगर वो 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता नहीं लेता तो फर्दर मंत्री नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? आपका फर्दर मंत्री नहीं रह सकता। तो उस कंडीशन में पहला स्टेटमेंट सही है कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है अगर वो वोट देने लायक है तो। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, तो जो आपका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, उसके अनुसार आप देखोगे अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द 5 year इन परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। अगर किसी व्यक्ति को मान लो कोई उसने अपराध किया है, उसके लिए 5 साल की सजा दी गई है, तो वो क्या जेल से रिहा होने के बाद भी स्थायी रूप से चुनाव नहीं लड़ सकता? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा? आप कहोगे नहीं। अब देखोगे अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से ज्यादा के लिए जो भी सजा सुनाई जाती है, तो उस कंडीशन में वो आपका अगर हाउस का मेंबर भी है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसा कि आपने गुजरात में राहुल गांधी के साथ देखा था मानहानि के मुकदमे में, ठीक है, उन्हें गुजरात हाईकोर्ट ने, उससे निचली सूरत की अदालत ने उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी, तो उनकी सदस्यता लोकसभा से चली गई थी। फिर इनका मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। डीवाई चंद्रचूड़ हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा कि आप मानहानि के मामले में इतना लंबा सजा नहीं सुना सकते, कोई इतना सीरियस क्राइम आपका नहीं है। तो उस कंडीशन में उनकी सजा पर रोक लगा दी गई और उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया गया। अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो वो अपने सजा के टाइम तक, कितना, जितने भी साल की सजा है उस टाइम तक, सजा तक, ठीक है, प्लस 6 साल और ले लीजिए, कितना, 6 वर्ष और लीजिए, इस टाइम में वो क्या लड़ सकता? चुनाव आपका नहीं लड़ सकता। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या था? आपका गलत था। जिसने भी कहा केवल पहला सही है वो बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होता। अगला देखिए, with reference to the provision contained in part 4th of the Constitution of India, which of the following statement is are correct? संविधान के भाग 4 में आइए, उसके अनुसार बताइए इसमें कौन से कथन आपके सही हैं? दे शैल बी इनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, इन्हें न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय होंगे। दूसरा, दे शैल नॉट बी इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ये किसी भी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। The principles laid down in their part are to influence the making of law by the state. इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करता है। बताए भाई कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? सोचो और एक बार मुझे आंसर दो, आपको क्या लगता है? देखो, अगर आप भाग 4 की बात करते हो तो ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तक डीपीएसपी है। क्या आपका? डीपीएसपी है। आपने क्या पढ़ा होगा? आपने इसमें एक आर्टिकल पढ़ा होगा 37। कौन सा आर्टिकल पढ़ा होगा? आर्टिकल 37 आपने पढ़ा होगा। क्या कहता है? आर्टिकल 37 कहता है द प्रोविजन इन दिस पार्ट दे कैन नॉट बी फोर्सिबली इंप्लीमेंटेड बाय द कोर्ट। इस भाग में जो भी प्रावधान दिए गए उन्हें न्यायालय के द्वारा बलपूर्वक लागू नहीं किए जा सकते। तो आप देखोगे केटी साने ने क्या कहा? ब्लैंक चेक का है। क्या कहा? आपका ब्लैंक चेक का है कि जब इन्हें आप बलपूर्वक लागू नहीं कर सकते फिर फायदा ही क्या है? लेकिन ये फिर भी राज्य के ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन बनाते हैं कि उन्हें किस प्रकार का कानून बनाना चाहिए और अपना जनता के, ठीक है, भलाई के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो उस सब चीजों के लिए क्या करता है? एक आप कहोगे, ठीक है, बहुत अच्छा मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो दे फोर्सिबली इंप्लीमेंटेड बाय द कोर्ट, आपको सर ये स्टेटमेंट गलत है। जिसने कहा सर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, कौन सा? दूसरा व तीसरा, वो बिल्कुल आपके सही है। अगला ये, who among the following presented the first budget, ठीक है, interim of independent of India, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका प्रस्तुत किया? जॉन मिथाई, जवाहरलाल नेहरू, आर के सन्मुखम चेट्टी या एनडी तिवारी? आप देखोगे 1861 में जो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया, क्या आपका इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, काउंसिल एक्ट, ठीक है, आप देखोगे जेम्स विल्सन कौन व्यक्ति?
जेम्स, एक विल्सन आपका व्यक्ति था, विल्सन, और जेम्स विल्सन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बजट सिस्टम इंडिया। ये वो व्यक्ति है जो भारत में बजट सिस्टम के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो अगर भारत में बजट की किसी शुरुआत की तो वो जेम्स विल्सन थे। और देखोगे 26 नवंबर 1947 को भारत का पहला अंतरिम बजट आपका प्रस्तुत किया गया। कब? 26 नवंबर 1947 को। और ये आजाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के सन्मुखम चेट्टी। कौन थे आपके? आर के सन्मुखम चेट्टी, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यहीं पे जॉन मिथाई की बात करें तो अगर कहता रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्या कहता? रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बात करता, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय गणतंत्र का पहला बजट किसने पेश किया? तो हम कहते हैं जॉन मिथाई। और जॉन मिथाई आजाद भारत के क्या थे? तो आजाद भारत के, ठीक है, पहले रेलवे मंत्री थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि रिपब्लिक कह रहा है या आजाद भारत पूछ रहा है, तो उस कंडीशन में आजाद भारत में आर के सन्मुखम चेट्टी हो जाएंगे और रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जॉन मिथाई। अगला है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। जितने भी केंद्रीय और राज्य भंडारण निगम है उनका उद्देश्य क्या है? प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटी, भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। प्रोवाइड न्यू टूल्स फॉर द फार्मिंग, खेती के लिए नए उपकरण प्रदान करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट सीड्स, बीज वितरित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देखोगे जो जितने भी सेंट्रल और आपके स्टेट वेयर हाउसिंग है, ये जनरली आपके स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज, तो भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। तो आप देखोगे, अगर मैं बात करूं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक संविधिक संस्था है, स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसका निर्माण द वेयर हाउस कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के तहत हुआ है। It is public warehouse operator established by the government of India in 1957। तो अगर बात करें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कैसी संस्था है, तो क्या कहोगे? एक संविधिक संस्था है जिसका 1962 के अधिनियम के तहत निर्माण हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय, आपको बताना है कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आप देखोगे जितने भी आपके डेनमार्क, फिनलैंड, ये जो देश हैं वो हमेशा टॉप करते हैं। तो ये सूचकांक जारी कौन करता है? तो विश्व प्रसन्नता सूचकांक जो है आप देखोगे यूएन के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास, ठीक है, निवारण जो आपका नेटवर्क है उसके द्वारा। ठीक है, तो जिसने भी कहा आंसर ए वो बिल्कुल सही है। तो रिपोर्ट इज पब्लिश बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आप क्या याद रखोगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन के द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। रिपोर्ट यूज द डेटा ऑफ गाल अप वर्ल्ड पोल, तो गाल अप वर्ल्ड पोल का ये डेटा यूज करते हैं। ईच एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल इनटू द पब्लिक डाउनलोड ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट्स वेबसाइट, तो वहां से आप रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। 2023 का जो रिपोर्ट है इसे किसने, आपका एडिटर कौन है? जॉन एफ इसके एडिटर है। कौन है? जॉन एफ। अगर भारत की रैंकिंग की बात करें तो भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 126वां स्थान है। कौन सा? 126वां स्थान है 2023 में। सितंबर की 21 है, करंट अफेयर्स से, तो आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। विश्व की बात करें किसने टॉप किया, तो आप देखोगे लगातार छठी बार डेनमार्क ने टॉप, आपके फिनलैंड ने टॉप किया है। किसने टॉप किया है? फिनलैंड ने टॉप किया है। डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल, ठीक है, नीदरलैंड, ये आपके अदर टॉप कंट्रीज है। तो पहले पे कौन रहता है? आपका फिनलैंड आपका पहले नंबर पे है, उसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड की बारी आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एज किंग ऑफ द क्ले, अगर मैं बात करूं निम्नलिखित में से किसे मिट्टी के राजा, क्ले कोर्ट का राजा कहा जाता है? क्ले कोर्ट आप किसे बोलते हो? तो फ्रेंच ओपन को बोलते हो। किसे बोलते हो आप? फ्रेंच ओपन को आप क्ले कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लाल बजरी का बादशाह, ठीक है, रेड क्ले, ठीक, लाल बजरी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो लाल बजरी के बादशाह के नाम से फेमस है आपका राफेल नडाल। कौन है आपका? राफेल नडाल को हम लाल बजरी के बादशाह के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्ले, अनबीटेबल ऑन क्ले कौन है आपके? राफेल नडाल, जो स्पेन का प्लेयर है। कहाँ का? ये स्पेनिश प्लेयर है, स्पेन का प्लेयर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं
तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्या होता है आपके? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। और ग्रैंड स्लैम किसने जीते इस बार के चारों, तो देख लो। अगर यूएस ओपन की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने जीता। विंबलडन की बात कर ले तो कार्लोस अल्काराज ने जीता। ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ईगा स्वातिक ने जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की बात करें तो 2023 में नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये आपके क्या है, तो कुछ ग्रैंड स्लैम विनर्स है आपको, जो मैंने आपको बताया है। अगला आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। बैकुरल रेडियोएक्टिविटी, बैकुरल ने रेडियोएक्टिविटी की खोज की, आप कहोगे बिल्कुल सही। मैडम कैरी पेरी क्यूरी के साथ बैकुरल भी थे जिन्होंने इसकी खोज की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, आप कहोगे बिल्कुल सही। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। लुइस पास्चर ने ब्लड ग्रुप खोजा, आप कहोगे नहीं। लो जो ब्लड ग्रुप है वो कार्स लिस्टर के द्वारा आपका खोजा गया है, तो यही आपका गलत था। क्या था आपका? यही गलत था। और विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन खोजा, ये भी आपका सही था। जिसने भी कहा सर ऑप्शन सी गलत है, क्या है? ऑप्शन सी, वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है। लुइस पास्चर के द्वारा पाश्चराइजेशन वगैरह की खोज हुई है। तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा आप देखोगे 1900 में, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। वही लुइस पास्चर की बात करें तो एमईआरएस वाज अ फ्रेंच केमिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, renowned for discoveries into the principle of vaccination, microbial fermentation and pasteurization। तो आप देखोगे पॉस्चराइजेशन इनका मेन है, जिसके लिए हम इन्हें बार बार याद करते हैं। तो क्या था? ऑप्शन सी आपका गलत था। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्वीट ग्लैंड आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर के किस अंग में सर्वाधिक पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है? तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो पसीना आदमी को आता है वो कहाँ आता है? वो आपके हाथों की हथेलियों में आता है या पैरों में आता है? कहाँ आता है? आपके पैरों में आता है। तो जिसने भी कहा सबसे ज्यादा, ठीक है, पाम ऑफ हैंड, हाथ की हथेली, पैरों में सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? आपको, ठीक है, स्वेट ग्लैंड आपको मिलेंगे, वो बिल्कुल आपके सही है। तो आंसर क्या था? ऑप्शन सी। ठीक है। रीजन विद द ग्रेटेस्ट स्वेट ग्लैंड डेंसिटी टू द पाम्स एंड सोल ऑफ द फीट विच कंटेन्स 600 टू 700 स्वेट ग्लैंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आप देखोगे कहाँ पे? पैर और हाथ की हथेलियों में सबसे ज्यादा आपको पसीने की ग्रंथि मिलेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ हार्डनेस। आप कठोरता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किस सूचक का प्रयोग करते हो? तो जाहिर सी बात है, जो पानी की जो कठोरता वगैरह होती है उसके लिए आप ईबीटी का प्रयोग करते हो। किसका? ईबीटी, एरिक्रोम ब्लैक टी, इसका प्रयोग किया जाता है हार्डनेस के लिए। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन ए, वो बिल्कुल आपके सही थे। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म एंड एनिमेशन इनटू द वर्ल्ड 2018-2002। 2018 से 2022 के बीच में विश्व में हथियारों और गोला बारूद का सबसे बड़ा आयातक देश कौन रहा? किसने सबसे ज्यादा विश्व से हथियार परचेज किए? तो आप देखोगे पहले नंबर पे आपका इंडिया। विश्व में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में भारत का पोजीशन आपका पहला है इस साल के दौरान। दूसरे नंबर पे आपके सऊदी अरेबिया की बारी आती है। किसकी आती है? सऊदी अरेबिया। निर्यातकों में देखोगे तो सबसे ज्यादा हथियार बेचने का काम अमेरिका के द्वारा होता है 40%। दूसरे नंबर पर रशिया है 16%। तीसरे पे फ्रांस और चौथे पे आपको चाइना मिलेगा। वहीं पर आयातकों की बात करोगे खरीदने वालों में, तो सबसे बड़ा आयातक आपका इंडिया है, फिर दूसरे पे सऊदी अरेबिया है, तीसरे पे कतर है, चौथे पे ऑस्ट्रेलिया और पांचवे पे आपको चाइना देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको कौन? तो पाकिस्तान भी अच्छे खासे पोजीशन में मिल जाएगा 3.7% के साथ। हथियार वो क्या करता है? आयात करता है, दूसरे देशों से खरीदता है। स्टॉकहोम आप देखोगे एक सिपरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा, ठीक है, इस डेटा का पब्लिकेशन किया जाता था। जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी, वो बिल्कुल आपके सही थे। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, आपको बताना है प्रोटीन किसके बने होते हैं? सुगर्स के, एमिनो एसिड के, फैटी एसिड के या न्यूक्लिक एसिड के? तो जिसने भी कहा कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो अमीनो एसिड के चैन होते हैं, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था? ऑप्शन बी इसका सबसे सही उत्तर होता।
All proteins are polymer of amino acid which are linked together through a peptide linkage. Protein make up 50% of the mass of our body. अमीनो एसिड आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जो बेसिक बिल्डिंग है वो किसमें, अमीनो एसिड से तैयार होता है। तो जिसने भी आंसर दिया बी वो बिल्कुल आपके सही है। हु इन्वेंटेड द वायरलेस टेलीग्राफी, रेडियो एंड वायरलेस मैसेज? मार्कोनी, फर्मी, गैलीलियो या आइंस्टाइन? आपको देखोगे मार्कोनी के द्वारा आपके वायरलेस टेलीग्राफ, रेडियो, इन सब की खोज हुई है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन ए, क्या दिया, ऑप्शन ए, इन सब की खोज मार्कोनी के द्वारा है, वो बिल्कुल आपके सही है। ठीक है, तो आंसर क्या था, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होता। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स आर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्य आपके किससे, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं? अवंती, गांधार, कौशल या और मगध? ठीक है, तो आप देखोगे उन्हें कौशल में उनका जन्म हुआ, ठीक है, मगध में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति है। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति है। तो उस कंडीशन में ये तीसरा और चौथा, गांधार अफगानिस्तान के टाइम पे तो वो कहीं गए नहीं, अवंती में हमने उनका कोई उपदेश वगैरह देखा नहीं। तो जाहिर सी बात है आंसर क्या होता है, जिसने भी आंसर दिया 3 और 4, क्या आंसर दिया, 3 और 4, ये दो राज्य महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं, वो बिल्कुल आपके सही थे। वो क्या थे आपके, बिल्कुल आपके सही थे। तो आंसर क्या था, 3 और 4। अगला जो, हु वाज द फर्स्ट फॉरनर प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस? कांग्रेस का पहला विदेशी अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडरबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब या एनी बेसेंट? आप देखोगे ये चारों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1800, ठीक है, 88 में, ठीक, कांग्रेस का अधिवेशन 85 में पहला हुआ, 86 में दूसरा, 83 में तीसरा, 84, 88 में चौथा अधिवेशन हुआ। और यहाँ पे जॉर्ज यूल कांग्रेस का अध्यक्ष था। पहले में डब्ल्यू सी बैनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब जो मुस्लिम थे मद्रास वाले, और चौथा इलाहाबाद में हुआ था और जॉर्ज वुल वहां पे क्या थे, अध्यक्ष थे। पांचवें में भी आपको विदेशी ही अध्यक्ष देखने को मिलेगा। एनी बेसेंट 1917 वाले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। किसकी, 1917 वाले की। और ये कांग्रेस की ओवरऑल पहली महिला अध्यक्ष रही है। तो जिसने भी आंसर दिया डी, ठीक है, महिलाओं में, वो सही हो जाएगा। और विदेशों में पहला कांग्रेस का अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था। With reference to the economic history of medieval India, the term आराघट्टा रेफर्स टू, अगर मध्ययुगीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में आराघट्टा देखे तो ये शब्द किससे जुड़ा है? बंधुआ मजदूरी से, बॉन्डेड लेबर, लैंड ग्रांट्स मेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, सैन्य अधिकारी को दी गई भूमि अनुदान में, अब वाटर विल यूज्ड इनटू द इरिगेशन ऑफ लैंड, भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला जल चक्र, और वेस्टर्न एंड कन्वर्टेड टू कल्टीवेशन लैंड, अपशिष्ट और खेती की भूमि में परिवर्तित की गई। तो आप देखोगे जो आपका अराघट्टा है, अराघट्टा वो आपका एक बिल था जो कि पारसी, आप देखोगे पारसी भाषा से संबंधित है। किससे, पारसी भाषा से संबंधित है। और इससे पानी, ठीक है, खेतों में देने का काम होता था। किसे, खेतों में पानी। तो जिसने भी कहा ये एक व्हील है, ये देख रहे हो ना, ये जो चक्कर है वो बैल घुमा रहे, ये व्हील घूमेगा, फिर पानी नीचे से आएगा, फिर वो खेत में डलेगा, ये जो है इसे आराघट्टा कहा जाता। तो ये पारसी भाषा का शब्द है। जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी, क्या दिया, ऑप्शन सी आंसर दिया, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णा देवा, रूलर ऑफ द विजयनगर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप देखो कृष्ण देव राय ने 1509 से लेके 1530 तक शासन किया। कब तक, 1530 तक मालिक ने शासन किया है। और अमुक्ता माल्यात, मुक्ता माल्यात इनकी फेमस किताब है। क्या इनकी, आमुक्ता माल्यात इनकी फेमस किताब है जो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इन्हें आंध्र भोज के लिए साथ जानते हैं और तेलुगु भाषा का लिए इनका शासन काल स्वर्ण काल कहलाता है। तो बताओ भाई कौन सी स्टेटमेंट इनके लिए सही है? द टैक्स रेट ऑन लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भूमि की कर निर्धारित की गई थी। तो बिल्कुल बात सही है।
फिर कार्यशालाओं के निजी मालिकों ने उद्योग कर का भुगतान किया। जो प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप थे, दे पेड इंडस्ट्री टैक्स। तो दोनों कथन आपके क्या है, सही है। जिसने कहा पहला और दूसरा यानी ऑप्शन सी सही है, वो बिल्कुल आपके सही। तो आंसर क्या था, ऑप्शन सी इसका सबसे सही उत्तर होता। Who among the following were the founder of the हिंद मजदूर सभा established in 1948? निम्नलिखित में कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ब्री कृष्णा पिल्लई, ईएमएस नंबूद्रिपाद और केसी जॉर्ज, जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय या एम.एन. रॉय, सीपी रामास्वामी अय्यर, के कामराज, वीरा सालिंगम पंथुलू या अशोक मेहता, टी एस रामानुजम और जीजी मेहता। तो आप देखोगे 1948 में जो किस हिंद मजदूर सभा की स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक अशोक मेहता, टीसी रामानुजम और जीजी मेहता मिलेंगे। तो हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना आप देखोगे हावड़ा वेस्ट बंगाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? हावड़ा वेस्ट बंगाल में हुई थी 29 दिसंबर 1948 को। और सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक फॉलोअर्स ने इंडिपेंडेंट यूनियनिस्ट लोगों ने इसकी स्थापना की थी। इसके फाउंडर में आप देखोगे बसावन सिंह, अशोक मेहता, आर एस रिक्कुर, मानीबेन केरा, सहिबानाथ बनर्जी, आर ए खेड़गीकर, टी एस रामानुजन, ऐसे लोग आपके शामिल रहे। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही थे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ओशन करंट? आपको बताना है निम्नलिखित से कौन सी आपके फैक्टर्स है जो महासागरीय धाराएं को प्रभावित करती है। पृथ्वी का घूर्णन, आप देखोगे पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस फोर्स लगता है, तो जाहिर सी बात है ये ओशियानिक धाराओं को प्रभावित करेगा। एयर प्रेशर एंड विंड, हवा जब सागर के ऊपर से जाएगी तो घर्षण फोर्स आपका जनरेट होता, तो ये भी प्रभावित करेगा। ओशियानिक वाटर डेंसिटी, जाहिर सी बात है पानी हल्का और भारी होगा तो पानी में मूवमेंट होगा। पृथ्वी की गति यानी रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी क्रांति नहीं, यहाँ पे आपका आएगा परिक्रमण। क्या आएगा? परिक्रमण। यह क्या होना चाहिए? परिक्रमण होना चाहिए, जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है। तो आप देखोगे कि पृथ्वी के घूर्ण इसका परिक्रमण का उतना प्रभाव नहीं होता, बाकी के तीन का प्रभाव होता है। तो जिसने भी कहा 1 2 3 पहले के 3 स्टेटमेंट सही है, वो बिल्कुल आपके सही थे। द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, आपको विश्व की गहरी झीलें बताना है। बैकाल, क्रेटर, न्यासा या टांगानिका। आप देखोगे कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। कौन सी आपकी? कैस्पियन झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। और बैकाल झील जो आपके साइबेरिया में स्थित है, कौन सी? बैकाल झील जो साइबेरिया में स्थित है, ये सबसे गहरी झील है। ये क्या आपकी सबसे गहरी झील है? तो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सी है। कौन सी? कैस्पियन सी। टांगानिका, आप देखोगे टांगानिका झील आपको, ठीक है, लेक विक्टोरिया, तुर्काना, ताना, ठीक है, न्यासा, ये झील आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये सारे के सारे आपको, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगे। वहीं पे आप देखोगे कौन सा? तो टीटीकाका, टीटीकाका आपको झील कहाँ मिलेगा? तो टीटीकाका झील आपको दक्षिण अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक, अथाबास्का, स्लेव, ग्रेट बियर, विनीपेग, ग्रेट लेक्स में आप देखोगे महान झीलों में 5 झीलें आती है। होम्स, कौन सी? 5 झीलें आती हैं, हुरन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील आपकी सुपीरियर है, ये भी आपको याद रखना है। द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशन, हिंद महासागर में सबसे बड़ा आपका द्वीप कौन सा है? ये जो पोर्शन देख रहे हैं किसका है? हिंद महासागर का पोर्शन है। किसका? हिंद महासागर का पोर्शन है। ये आप जो देख रहे हो ये सुमात्रा आइलैंड है। ये कौन सा? सुमात्रा, सुमात्रा द्वीप है। और ये जो आइलैंड देख रहे हो ये आपका मेडागास्कर है। ये कौन सा आपका? मेडागास्कर, मेडागास्कर। तो लक्षद्वीप क्या? यहाँ से पिद्दू पिद्दू से जो सीरीज देख रहे हो ये लक्षद्वीप है, ये आपके मालदीव है। तो जाहिर सी बात है ना, तो ये तो कभी नहीं हो सकता।
ये कतई नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा, मेडागास्कर और सुमात्रा। तो इंडियन ओशन में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका मेडागास्कर है। जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी वो बिल्कुल आपके सही थे। ऑक्सबो लेक इज फीचर्ड फॉर्म बाय, आपको बताना है जो ऑक्सबो झील है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। आप देखोगे रिवर इरोजन इनटू द मैच्योर स्टेज, जो नदी अपने परिपक्व समय काल में कटाव करती है तो वो किसका, ऑक्सबाउ लेक का निर्माण करती है। जिस तरह से आपने एक नदी पढ़ी होगी झेलम, और झेलम नदी श्रीनगर में आपका किसका, तो वूलर झील का निर्माण करती है। किसकी, वूलर जो झील है वो आपकी किसकी, तो एक ऑक्सबाउ या गोखुर झील का उदाहरण है। कहाँ पे, आपके श्रीनगर में। और ये एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन सी वो बिल्कुल आपके सही है। तो ये देखोगे अन ऑक्सबाउ लेक इज अ हॉर्स शू शेप्ड लेक फाउंड बिसाइड द रिवर, नदी के किनारे मिलता है। ठीक है, ऑक्सबाउ लेकर फॉर्म व्हेन कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट वेरी प्रोनाउंस मेंडर्स, तो बहुत लंबे समय तक जो आपकी नदियां होती है उससे जो नदी निकलती है उसके द्वारा जो कटाव होता है उसके द्वारा आप देखोगे तो गोखुर झील का निर्माण आपका होता है। तो जिसने भी आंसर दिया सी वो बिल्कुल सही थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी है लेकिन अंतिम नहीं। तो सुनामी और मेनली प्रोड्यूस बाय, आपको बताना सुनामी मुख्य रूप से किसके द्वारा उत्पन्न होता है। सब एरियल अर्थक्वेक्स, सब मराइन अर्थक्वेक्स, साइक्लोन या आपके टाइड्स। अभी आप देखोगे नेपाल वगैरह में भूकंप आ रहा है, भारत में भी भूकंप आने के चांसेस है। क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि पूरे देहरादून के अलोंग आप देखोगे धरती के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा संचित हो चुकी है। तो वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में तो निकलेगी। जब वो ऊर्जा किसी न किसी रूप में निकलेगी तो एक रूप आपका भूकंप भी होता है। तो जाहिर सी बात है धरती आपकी हिलेगी। ठीक, तो क्या उसके हिलने से सुनामी आता है, आप कहोगे नहीं। तो सब एरियल, ठीक है, से आपका भूकंप नहीं आता। ठीक है, ये तो गलत हो गया। सबमराइनल अर्थक्वेक्स, धरती के अंदर यानी समुद्र के अंदर जब चट्टाने टकराएंगी तो जाहिर सी बात है ऊर्जा निकलेगी और पानी फिर ऊंची ऊंची लहरें बनेगा और वो विनाश करेगी। तो देखोगे सुनामी एक जापानी शब्द है और ऊंची ऊंची लहरें इसमें आती है और ये समुद्र के अंदर उठे भूकंप से इसका निर्माण होता है। तो जिसने भी आंसर दिया ऑप्शन बी वो बिल्कुल आपके सही थे। ठीक है, तो सुनामी स्टार्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स, तो सुनामी की शुरुआत कब होती है, जो समुद्र के नीचे दो चट्टाने टकराएंगी, जहां वो टकराती है वो फोकस कहलाता है। वो क्या कहलाता है आपका, जहां पे टकराएंगी ये पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, फोकस। और जहां पे सबसे पहले तरंगे पहुंचती है उस पॉइंट को आप एपी सेंटर के नाम से जानते हो, हिंदी में अभिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र के नाम से आप जानते हो। तो ये भी याद रखना, अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये थे आपके बेहतरीन क्वेश्चन। कोशिश यही है कि आपको आपके टेस्ट मिलते रहें, आप रिवाइज करते रहें, अपनी तैयारियों को जायजा लेते रहें और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए इस चैनल में बने रहिए। आपको जो भी मिलेगा काम का मिलेगा, बकवास बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।